मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ये आग्रह करूँगा कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हिंदुओं की आस्था और विश्वास को मद्देनज़र रखते हुए राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद का निर्णय हिंदुओं के पक्ष में दिया, उसी प्रकार भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा विश्व के बौद्धों की आस्था और विश्वास को ध्यान में रखते हुए बौद्धों का प्रबंधन, मंदिर का प्रबंधन बौद्धों को देना चाहिए। इससे न केवल सुप्रीम कोर्ट की जो साख है उसमें इजाफा होगा, अपितु विश्व की बौद्ध कंट्रीज हैं, दूसरी अन्य कंट्रीज हैं, वहाँ देश की साख में भी इजाफा होगा। तो मेरा सुप्रीम कोर्ट से और बिहार सरकार से पुनः आग्रह है कि वो दिनांक 5 तारीख को जो हियरिंग होनी है उसको बौद्धों की आस्था को ध्यान में रखते हुए निर्णय बौद्धों के पक्ष में ही देना चाहिए। यहाँ के बहुजन समाज के गरीब तबके के लोग हैं, उनको शिक्षा से वंचित करने के लिए एक षड्यंत्र मुझे नज़र आता है। 5000 स्कूल तो अभी बंद करने का निर्णय लिया है इन्होंने, परंतु अभी पिछले 7-8 साल में लगभग 8000 से ज़्यादा विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बंद किए गए हैं। सरकारी स्कूलों में विशेष रूप से गरीब समाज के, बहुजन समाज के, जिनको दलित, शोषित समाज या अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे हैं, वही पढ़ते हैं। सरकार का यह तर्क कि इन स्कूल में बच्चों की जो है संख्या बहुत कम होने की वजह से इनको पास के स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना सोच है और निर्णय है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन स्कूलों में बच्चों की संख्या पर्याप्त क्यों नहीं है, कम संख्या क्यों है। इसका कारण यह है कि इन स्कूलों में शिक्षा का स्तर, वहाँ की व्यवस्था सही नहीं होने की वजह से बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, जिसके ऊपर तो सरकार ने ध्यान दिया नहीं और उल्टा उन्होंने जो है उन स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया, जो कि दलित, शोषित समाज के, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के अहित का निर्णय है। इसकी मैं और हमारा संगठन घोर निंदा करता है। कांवड़ यात्रा का विरोध करने का एक अध्यापक द्वारा जो गीत जो बच्चों को सुनाया गया, कविता सुनाई गई है, उसको गलत संदर्भ में लेते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। ये भी असंवैधानिक है, जिसका पूरे देश के जो संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं और मानवतावादी विचारधारा के वैसे और पाखंड, अंधविश्वास के विरोधी भी लोग हैं, उन्होंने सरकार के इस निर्णय का, इस कार्रवाई का विरोध किया है। मैं बताऊं कि जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है वो मूलतः जो है वैज्ञानिक सोच पर आधारित विचारधारा है, जो अंधविश्वास और पाखंडवाद को समाप्त करने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित वॉटसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के वरिष्ठ समाजसेवी हरि गौतम विमल जी और धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए के राष्ट्रीय महासचिव, और आज चर्चा करेंगे कि जो भारत देश के अंदर जो प्रख्यात विषय चल रहे हैं, जैसे कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर जिस प्रकार से चर्चा चल रही है भारत देश के अंदर, और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है, उसको देखते हुए अगली जो सुनवाई 5 अगस्त की दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इसी विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे। और जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन और महाबोधि महाविहार को जो गैर बौद्धों के हाथों में जो इस समय है, किस प्रकार से उनसे लिया जाए बौद्धों के हाथों में, इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बहुत साधुवाद अमित जी, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी सादर जय भीम, नमोबुद्धाय। बोध गया का महाबोधि महाविहार बौद्धों की एक विश्व विरासत स्थल है, और न केवल भारतवर्ष के
अपितु तो पूरे विश्व के जो बौद्ध धम्म अनुयायी हैं वो बौद्ध गया को, जहाँ तथागत ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो ज्ञान स्थली के रूप में मानते हैं और प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में बौद्ध अनुयायी वहाँ आते हैं। परंतु जो बौद्ध गया की मैनेजमेंट कमेटी है उसका निर्माण बौद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949 के अंतर्गत हुआ था, जिसमें 4 हिंदू, 4 बुद्धिस्ट और 5वां जो ट्रस्ट का चेयरमैन होगा, पदेन अध्यक्ष होगा, वो वहाँ का डीएम होगा और वो नॉन हिंदू डीएम नहीं होगा, हिंदू डीएम होगा। इस तरह की व्यवस्था थी, जिसका काफ़ी बड़े पैमाने पर विरोध किया गया, अनागारिक धम्मपाल के द्वारा किया गया। ये मैनेजमेंट कमेटी में चूँकि बौद्ध गया बौद्ध टेम्पल बौद्धों का है, परंतु मेजॉरिटी हिंदू लोगों की ज़्यादा है, तो उसका प्रबंधन जो है बौद्ध संस्कारों रीति रिवाजों के अनुसार नहीं हो पा रहा है। जो हिंदू धर्म के वहाँ जो सदस्य हैं और डीएम है, वो वहाँ बौद्ध धर्म का हिंदूकरण कर रहे हैं। अभी एक ताज़ा घटना घटित हुई 12 मई को, जब पूरा विश्व तथागत बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट कर रहा था। उसी अवसर पर बिहार के माननीय गवर्नर आरिफ मोहम्मद खां बौद्ध गया टेम्पल में आए, तो वहाँ हिंदू पुजारियों को द्वारा और मैनेजमेंट कमेटी के जो सदस्य थे उनके द्वारा वहाँ आरिफ मोहम्मद खां को जो है एक शिवलिंग की पूजा कराई गई। तो इससे पूरे विश्व के बौद्धों की आस्था और भावना को काफ़ी आघात लगा, जिसका बड़े पैमाने पर उन्होंने विरोध किया। परंतु सरकार के द्वारा और मीडिया के द्वारा, भारतीय मीडिया जो पक्षपातीपूर्ण मनवादी मीडिया है, उसके द्वारा इस पर एक शब्द भी नहीं कहा गया। 1992 में बनते सुरेश ससी के द्वारा इस टेम्पल एक्ट के जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको भंग करके उसका मैनेजमेंट पूरी तरह बौद्धों को समर्पित दिया जाए, इसके लिए काफ़ी बड़ा आंदोलन चलाया था बनते सुरेश ससी के नेतृत्व में। परंतु किन्हीं कारणों से वो आंदोलन सफल नहीं हुआ और बौद्धों की मांग नहीं मानी गई। उसके बाद 2012 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बनते सुरेश ससी ने एक रिट पिटीशन लगाई, जो भी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी। परंतु अभी विगत वर्ष भारतीय बुद्धिस्ट फोरम के मतलब ऑल बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से जो आकाश लामा के नेतृत्व में वहाँ पुनः इस तरह का आंदोलन चला गया कि बौद्ध विहार का प्रबंधन पुनः बौद्धों को दिया जाए और हिंदुओं का जो वहाँ जो मेंबर है उनको समाप्त किया जाए। और उनका एक तर्क बहुत महत्वपूर्ण है कि चूँकि देश में 26 जनवरी 1950 के बाद में भारतीय संविधान लागू हुआ, तो भारतीय संविधान लागू होने से पूर्व के जितने भी कानून थे वो अपने आप ही स्वतः निरस्त हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। परंतु यह बीटी एक्ट अभी भी चालू है और उसी के व्यवस्था के तहत वहाँ का प्रबंधन किया जा रहा है, जिसका 12 फरवरी इसी वर्ष 12 फरवरी से आकाश लामा के नेतृत्व में वहाँ एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और जो अभी तक अनवरत जारी है।
उधर भद्देश्वरी शशि द्वारा जो 2012 में रिट पिटीशन लागू की गई, सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, उसकी सुनवाई बहुत खचुआ गति से चल रही थी। परंतु इस आंदोलन का एक सकारात्मक पहलू ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट जागा और अभी कल ही जो है इस संबंध में वहाँ अंतिम सुनवाई होनी थी, परंतु सुनवाई पूरी न होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनः 5 अगस्त को इसकी सुनवाई होगी। बौद्ध अनुयायी मंदिर का मैनेजमेंट बौद्धों को देने के लिए निरंतर संघर्षरत हैं और इस आंदोलन का एक दूसरा अप्रत्यक्ष लाभ ये मिला बौद्धों को कि कल ही बिहार सरकार के द्वारा एक 25 सदस्यीय मंदिर के लिए सलाहकार बोर्ड का उन्होंने गठन किया है बिहार सरकार के द्वारा। कल ही उसका नोटिफिकेशन आया है, जिसमें लगभग 10 जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं उनके जो यहाँ भारत पर राजदूत हैं उनको सदस्य बनाया गया है। दलाई लामा के प्रतिनिधि हैं उनको सदस्य बनाया गया है उसमें सलाहकार बोर्ड में। 4 बुद्धिस्ट सदस्य हैं। साथ ही गया ज़िले के जो MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको सदस्य बनाया गया है। बौद्ध गया के जो MLA हैं उनको सदस्य बनाया गया है। और साथ ही बौद्ध गया प्रबंधन समिति के पूर्व एक सचिव थे IAS जो है, उनको मेंबर बनाया गया है। और बौद्ध गया की नगर परिषद है, उसके जो चेयरमैन है उसको भी सदस्य बनाया गया है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष होगा और ये मैनेजमेंट कमेटी को सलाह देंगे और सरकार के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से ये कार्य करेंगे। इनका कार्यकाल 2 वर्ष होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो है नीतीश सरकार की कोई इसमें भी साजिश नज़र आती है। यदि नीतीश सरकार वास्तव में बौद्ध गया मंदिर का प्रबंधन बौद्धों को ही देना चाहती तो इस तरह के बोर्ड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बौद्धों की मांग के प्रतिकूल इस तरह का बोर्ड बनाया गया है, इसमें भी मुझे गहरी साजिश नज़र आती है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी ने वैशाली में 72 एकड़ की भूमि पर जो है एक बहुत बड़ा सम्यक दर्शन का एक संग्रहालय प्लस वहाँ स्तूप का भी एक उद्घाटन किया गया है। ये तो योजना खैर पहले से थी, उसका निर्माण चल रहा था, भव्य वो है। उसके लिए मैं नीतीश जी को और उनकी सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और मैं अपेक्षा करूँगा और उनसे निवेदन करूँगा बिहार सरकार से कि वो बौद्धों की आस्था और विश्वास का ध्यान में रखते हुए मंदिर का प्रबंधन शीघ्र से शीघ्र बौद्धों को दें। साथ ही मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ये आग्रह करूँगा कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हिंदुओं की आस्था और विश्वास को मद्देनज़र रखते हुए राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद का निर्णय हिंदुओं के पक्ष में दिया, उसी प्रकार भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा विश्व के बौद्धों की आस्था और विश्वास को ध्यान में रखते हुए बौद्धों का प्रबंधन, मंदिर का प्रबंधन बौद्धों को देना चाहिए। इससे न केवल सुप्रीम कोर्ट की जो शाख है उसमें इजाफा होगा, अपितु विश्व की बौद्ध कंट्रीज हैं, दूसरी अन्य कंट्रीज हैं, वहाँ देश की शाख में भी इजाफा होगा। तो मेरा सुप्रीम कोर्ट से और बिहार सरकार से पुनः आग्रह है कि वो दिनांक 5 तारीख को जो हियरिंग होनी है उसको बौद्धों की आस्था को ध्यान में रखते हुए निर्णय बौद्धों के पक्ष में ही देना चाहिए।
सर एक विषय और है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो एक निर्णय लिया गया है, जो विद्यालय हैं उनको बंद करवा के, मर्ज करवा के और उनको संचालित नहीं कर पा रहे हैं, बोल रहे हैं कि वहाँ पे बच्चे कम आते हैं पढ़ने के लिए। और एक तरफ दूसरी तरफ वो मधुशालाएँ खोल रहे हैं। तो इसी विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को किस प्रकार से मतलब क्या सलाह देना चाहेंगे या क्या चेतावनी देना चाहेंगे कि जो विद्यालय बंद होने से हमारे उत्तर प्रदेश की नागरिकों के लिए कितनी मतलब हानिकारक है या लाभदायक, और जो मधुशाला खोल रहे हैं, इन दोनों विषयों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो 5,000 उससे ज़्यादा जो है विद्यालय बंद करने का जो निर्णय लिया गया है, वो वास्तव में बहुत ही खराब निर्णय है। और विशेष रूप से जो यहाँ के बहुजन समाज के गरीब तबके के लोग हैं, उनको शिक्षा से वंचित करने के लिए एक षड्यंत्र मुझे नज़र आता है। 5,000 स्कूल तो अभी बंद करने का निर्णय लिया है इन्होंने, परंतु अभी पिछले 7-8 साल में लगभग 8,000 से ज़्यादा विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बंद किए गए हैं। सरकारी स्कूलों में विशेष रूप से गरीब समाज के, बहुजन समाज के, जिनको दलित शोषित समाज या अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे हैं, वो ही पढ़ते हैं। सरकार का यह तर्क कि इन स्कूल में बच्चों की जो है संख्या बहुत कम होने की वजह से इनको पास के स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना सोच है और निर्णय है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन स्कूलों में बच्चों की संख्या पर्याप्त क्यों नहीं है, कम संख्या क्यों है? इसका कारण ये है कि इन स्कूलों में शिक्षा का स्तर, वहाँ की व्यवस्था सही नहीं होने की वजह से बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, जिसके ऊपर तो सरकार ने ध्यान दिया नहीं और उल्टा उन्होंने जो है उन स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया, जो कि दलित शोषित समाज के, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के अहित का निर्णय है। इसकी मैं और हमारा संगठन घोर निंदा करता है। और साथ ही दूसरी तरफ आपने बताया, एक तरफ तो उत्तर प्रदेश की सरकार विद्यालयों को बंद कर रही है, वहीं दूसरी ओर शराब के जो ठेके हैं गांव-गांव में खोले जा रहे हैं, ताकि दलित शोषित समाज और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी जो कमाई है, जो भी मजदूरी है, पहले तो रोज़गार भी छीन लिए गए हैं, और जो भी रोज़गार हैं डेली बेसिस पे जो काम करते हैं वो लोग, राजमिस्त्री हों, डेली बेसिस के मज़दूर हों, उनको जो भी मिलता है तो उनको इतनी आसानी से शराब सुलभ है, मतलब प्राप्त है, कि वो शाम को डेली दारू पीते हैं। और उनकी आर्थिक हानि के साथ साथ उनकी शारीरिक हानि भी हो रही है, और उनके परिवार की जो परवरिश होनी चाहिए थी वो भी ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है, और वो आर्थिक बदहाली का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो सरकार का ये दोहरा आचरण है। एक तरफ तो सरकार धर्म का ढिढोरा पीट के लोगों के कल्याण की बात करती है, परंतु जो लोक कल्याण का सरकार के जो कर्तव्य हैं उसका पालन नहीं कर रही है। शिक्षा से लोगों को वंचित करना और नशे में डुबो देना, यह न केवल दलित शोषित समाज के लिए और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अहितकर है, अपितु यह पूरे समाज के लिए और देश के लिए भी अहितकर है। क्योंकि जब भावी पीढ़ी
शिक्षित नहीं होगी और स्वस्थ नहीं होगी तो देश भी शिक्षित और स्वस्थ नहीं होगा, जिसका खामियाजा भविष्य में देश को भी उठाना पड़ सकता है। तो मेरा तो सरकार से और विशेष रूप से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन है कि ऐसे मामलों पर स्वतः संज्ञान लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है उसको निरस्त करने का कार्य करें, ताकि जो है गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सके। नई शिक्षा नीति में भी, जो देश में नई शिक्षा नीति भाजपा सरकार के द्वारा बनाई गई है, उसमें भी ये प्रोविज़न है कि स्कूल गांव से, किसी भी गांव से 1 किलोमीटर से दूर नहीं होना चाहिए। परंतु अभी जब देखा गया है, जो मर्ज किए गए हैं स्कूल, तो कई स्कूल तो 5-5 किलोमीटर की दूरी पर हैं और 5 किलोमीटर पैदल चलना छोटे बच्चों के लिए बहुत बड़ा कार्य है। इसकी वजह से बहुत सारी बच्चियां और बच्चे इतना दूर नहीं जा पाएंगे और शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय निरस्त करना चाहिए और सरकार को निर्देश देना चाहिए कि वो शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है, सरकार उसको सभी को निःशुल्क, जैसी संविधान में व्यवस्था है कि 14 साल की उम्र तक के बच्चों को सरकार निःशुल्क शिक्षा दे, तो निःशुल्क शिक्षा देने के लिए सरकार को बाध्य किया जाए, ऐसा मेरा मानना है। और सर, क्या यूपी सरकार या योगी जी और मोदी जी की क्या ये चाल हो सकती है कि जैसे कि जो स्कूलों में बूथ बनते हैं जो वोटिंग के लिए, तो बूथ जो बूथ बनेंगे तो वो दूर दूर तक बनेंगे, जैसे कि एक गांव में आपने बताया 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। अब वो जाके अगर 4-5 किलोमीटर की दूरी पे वोटिंग बूथ होगा तो हो सकता है जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं, अस्वस्थ लोग हैं या थोड़े से कमज़ोर लोग हैं या आलस की वजह से जो लोग वोटिंग ना करें, और हो सकता है बीजेपी को फ़ायदा हो जाए, इस कारण से भी हो सकता है स्कूल बंद किए जा रहा है। नहीं, इसमें एक षड्यंत्र हो सकता है, ये भी एक राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, और विपक्षी दलों के जो समर्थक वोटर हैं उनको वोट देने से वंचित करने के लिए भी एक प्रयास है। देखिए, ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में और केंद्र में जो सरकार है, एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार है, जिसको हम मनवादी विचारधारा कहते हैं, ब्राह्मणवादी विचारधारा कहते हैं। और आरएसएस और भाजपा के द्वारा संचालित ये सरकार है, नहीं चाहती है कि देश में ब्राह्मणवाद के अलावा दूसरी विचारधारा फले फूले, परंतु भारतवर्ष के अम्बेडकर अनुयायी और बौद्ध धर्म के मानने वाले भी काफ़ी सजग हैं और अपने अधिकारों के, संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत हैं। उन्होंने भी निश्चय कर लिया है कि चाहे उनको राजनीतिक सत्ता से कितना ही दूर करने का प्रयास करे भाजपा सरकार या आरएसएस, वो जब तक उनका शरीर में दम है, ब्राह्मणवादी मनवादी व्यवस्था का वो हमेशा विरोध करते रहेंगे, जैसे उनके पूर्वजों ने विरोध किया है, संघर्ष किया है। मैं समझता हूँ बहुजन समाज की आगे आने वाली पीढ़ी भी मनवाद ब्राह्मणवाद का अपने जीवन की कीमत पर अपनी जान की बाजी लगाकर भी इस विचारधारा का विरोध करती रहेगी और अपने महापुरुषों की विचारधारा, जो समता मूलक समाज की स्थापना की विचारधारा है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी जाति के, धर्म के, वर्ण के, सभी को समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, उसको स्थापित करने का प्रयास करती रहेगी। और सर, एक और जो विषय है कि जैसे कि जो कुछ हमारे जो शिक्षक हैं या राजनेता हैं या कोई भी अगर जन जागृति जो बयान देते हैं
जैसे कि बरेली के जो शिक्षक थे उनके द्वारा एक कविता पाठ किया गया था बच्चों को जागृत करने के लिए, तो उन पर एफआईआर कर दी गई। तो जैसे जो संविधान के खिलाफ जो काम करते हैं उन पर एफआईआर होती नहीं है, और जो जन जागृति एक तरह से जागृत करते हैं पब्लिक को, उन पर एफआईआर हो जाती है। इस विषय को लेकर भी क्या कहना चाहेंगे? ये भी वर्तमान सरकार का जो है इस तरह का व्यवहार है, वो भी एक वैज्ञानिक सोच और भारतीय संविधान की जो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके खिलाफ है। इस तरह का जो निर्णय सरकार के द्वारा जो लिया जा रहा है उसका भी यही कारण है कि वर्तमान सरकार अंधविश्वास पाखंड को बढ़ावा देकर जो वैज्ञानिक सोच है उसको दबाना चाहती है, जबकि भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से जो मौलिक कर्तव्य है उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को वैज्ञानिक सोच के अनुसार कार्य करना है, उसको बढ़ावा देना है और अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहना है। अब जो है एक ताज़ा उदाहरण जो आया है कांवड़ यात्रा का विरोध करने का, एक अध्यापक द्वारा जो गीत जो बच्चों को सुनाया गया, कविता सुनाई गई है, उसको गलत संदर्भ में लेते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। ये भी असंवैधानिक है, जिसका पूरे देश के जो संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं और मानवतावादी विचारधारा के वैसे और पाखंड अंधविश्वास के विरोधी भी लोग हैं, उन्होंने सरकार के इस निर्णय का, इस कार्रवाई का विरोध किया है। मैं बताऊं कि जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है वो मूलतः जो है वैज्ञानिक सोच पर आधारित विचारधारा है, जो अंधविश्वास और पाखंडवाद को समाप्त करने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। परंतु वर्तमान सरकार जो एक विशेष विचारधारा की सरकार है, वह निरंतर धार्मिक आस्था विश्वास के आधार पर पाखंड और अंधविश्वास को प्रमोट करने में लगी हुई है, जो कि यह भी एक बहुत चिंतनीय और सोचनीय विषय है। तो दर्शकों, जिस प्रकार से जो आज हम अपने विषय लेके आए और जिस प्रकार से समाजसेवी हरि गौतम विमल जी ने बेबाक होकर उनके जवाब दिए और किस प्रकार से सरकार को काम करने चाहिए, इस विषय को लेकर भी उन्होंने सरकार को सलाह दी। और फिर कभी किसी अन्य विषय को लेकर फिर आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम भारत देश का संविधान लागू करवा सकें। इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।